नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईटीआई एग्जाम सॉल्यूशंस में। दोस्तों आज हम यूपीएमआरसी इलेक्ट्रिकल मेंटेनर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पार्ट 6 कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कूलिंग सिस्टम इज नॉट प्रिफर्ड इन अ ट्रांसफार्मर। किसी ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से किस शीतलन प्रणाली को प्राथमिकता नहीं दी जाती है? ए ऑयल फील्ड सेल्फ कूल्ड, बी ऑयल फील्ड वाटर कूल्ड, सी एयर ब्लास्ट कूलिंग एंड डी वाटर फील्ड एयर ब्लास्ट कूल्ड। दोस्तों ट्रांसफार्मर के अंदर दो टाइप की कूलिंग होती है, एक होती है ड्राई टाइप और दूसरी होती है ऑयल इमर्स्ड कूलिंग। अब ड्राई टाइप के अंदर दो तरह की कूलिंग आती है, एक आती है एयर नेचुरल और दूसरी आती है एयर फोर्स कूलिंग। ऑयल इमर्स्ड टाइप ट्रांसफार्मर के अंदर 5 तरह की कूलिंग होती है, एक होती है ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल, दूसरी होती है ऑयल नेचुरल एयर फोर्स, तीसरी होती है ऑयल फोर्स एयर फोर्स, चौथी होती है ऑयल नेचुरल वाटर फोर्स एंड लास्ट होती है ऑयल फोर्स वाटर फोर्स। ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल कूलिंग को हम यूज करते हैं उन ट्रांसफार्मर पर जिनकी रेटिंग होती है 30 MVA तक, और इन ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को ऑयल के अंदर डुबोया जाता है। और जब ट्रांसफार्मर वर्क करता है तो हीट जनरेट होती है, जिसकी वजह से जो ऑयल होता है वो वार्म होता है, और जो वार्म ऑयल होता है वो ऊपर की तरफ जाता है, और जो कोल्ड ऑयल होता है वो फिर नीचे की तरफ आता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑयल का सर्कुलेशन होता है। और जब हॉट ऑयल ऊपर की तरफ जाता है तो हीट को सराउंडिंग में डेसिपेट कर देता है। तो ये होती है ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल कूलिंग। नेक्स्ट आती है ऑयल नेचुरल एयर फोर्स कूलिंग। ये भी एक ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल कूलिंग का प्रकार है, लेकिन पहले में क्या था कि जो हीट डेसिपेशन हो रहा था वो नेचुरल वे में हो रहा था, लेकिन इसमें क्या होता है, हम जो एयर का यूज करते हैं हीट डेसिपेशन के लिए वो फोर्स एयर का यूज करते हैं, सच एज ब्लोअर हो गया, फैन हो गया। और ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल कूलिंग को हम मीडियम साइज ट्रांसफार्मर के लिए यूज करते हैं और उनकी रेटिंग होती है 60 MVA तक। नेक्स्ट आता है ऑयल फोर्स एयर फोर्स कूलिंग। ऑयल फोर्स एयर फोर्स कूलिंग को लार्ज ट्रांसफार्मर के लिए यूज करते हैं जिनकी रेटिंग 60 MVA से ज्यादा होती है। इसमें हम जो सर्कुलेशन करते हैं ऑयल का और एयर का वो फोर्सफुली करते हैं। फोर्सफुली इन द सेंस हम किसी इक्विपमेंट का यूज करते हैं, नेचुरल वे में नहीं कर रहे हैं, किसी इक्विपमेंट का यूज कर रहे हैं। एक पंप की मदद से हम ऑयल को सर्कुलेट करते हैं हीट एक्सचेंजर की मदद से, और एयर के लिए हम हाई स्पीड फैन का यूज करते हैं। हीट एक्सचेंजर क्या करता है, वो हीट को ट्रांसफर कर देता है, बेसिकली वो हीट को डेसिपेट कर देता है। और लास्ट है ऑयल नेचुरल वाटर फोर्स कूलिंग। इसमें हम वाटर बेस्ड कूलिंग सिस्टम का यूज करते हैं। जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग होगी वो सेम ऑयल में इमर्स रहेगी। जैसे कि हमने पहले पॉइंट में बताया था, जब ट्रांसफार्मर वर्क करता है तो हीट जनरेट होती है, और जो ऑयल होता है, जो हॉट ऑयल होता है, वो ऊपर की तरफ बहता है। और ऑयल बहता किससे, ये रेडिएटर के थ्रू ऑयल फ्लो करता है, और वाटर को इस रेडिएटर के बाहर पंप करा जाता है। और जो वाटर होता है वो कोल्ड वाटर होता है। तो जो गर्म ऑयल है और इसके ऊपर जब ठंडे पानी की परत जा रही होगी तो अंदर जो रेडिएटर में ऑयल है वो कूल हो जाएगा। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वाटर फील्ड एयर ब्लास्ट कूलिंग। क्वेश्चन नंबर 57 है, द RMS EMF इंड्यूस्ड पर टर्न इन ट्रांसफार्मर वाइंडिंग इज। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में प्रति मोड़ प्रेरित RMS विद्युत वाहक बल क्या होगा? तो बेसिकली हमें ट्रांसफार्मर की EMF इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। ट्रांसफार्मर EMF इक्वेशन, तो ट्रांसफार्मर की EMF इक्वेशन क्या होती है, वो होती है 4.44 मल्टीप्लाई में फाई मल्टीप्लाई में फ्रीक्वेंसी F मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ वाइंडिंग। अगर हम इस ऊपर वाली इक्वेशन को प्राइमरी साइड के लिए लिखें तब ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी E1, हम प्राइमरी को ले रहे हैं E1, 4.44 फाई मल्टीप्लाई में प्लस मल्टीप्लाई में N1। यहाँ पे फाई क्या है मैं लिख देता हूँ, फाई क्या है, मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स, मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स। F पता है फ्रीक्वेंसी है, N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, और E2 क्या हो जाएगा, यानी कि सेकेंडरी साइड, ये है प्राइमरी साइड। अब हम सेकेंडरी साइड लिखने वाले हैं तो होगा 4.44 इंटू फ्लक्स इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू N2, ये हो गया सेकेंडरी साइड। अब हमें EMF बताना है पर टर्न का, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए जो पहली इक्वेशन है प्राइमरी साइड की उसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ टर्न से, यानी कि N1 से। तो ये हो जाएगा E1 अपॉन N1, कितना हो जाएगा 4.44 मल्टीप्लाई में फाई मल्टीप्लाई में F, N1 से N1 कट जाएगा तो इतना ही बचेगा। जो सेकंड इक्वेशन है उसको भी डिवाइड करेंगे हम किससे, N2 से, यानी कि सेकेंडरी साइड की नंबर ऑफ टर्न से। तो इसमें भी कितना बचेगा 4.44 मल्टीप्लाई में फाई मल्टीप्लाई में फ्रीक्वेंसी। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों वैल्यू सेम है, यानी कि E1 अपॉन N1 इक्वल्स टू E2 अपॉन N2। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, जो EMF इंड्यूस होता है पर टर्न वो आइडियल ट्रांसफार्मर में सेम रहता है। और इससे हमें एक और चीज पता लगती है कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो वोल्टेज को उसके टर्न रेशियो के हिसाब से ट्रांसफॉर्म करता है। अगर टर्न रेशियो सेकेंडरी साइड में ज्यादा होगा तो वोल्टेज स्टेप अप होगा, अगर टर्न रेशियो सेकेंडरी साइड में कम होगा तो वोल्टेज स्टेप डाउन होगा। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4.44 पाई MV। अब ये जो M है कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इसमें जो M होता है वो सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट में नहीं जाता है। एक्चुअल में इक्वेशन क्या है, 4.44 F पाई सबस्क्रिप्ट MV, इस तरह से ये
इक्वेशन, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है द मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इन द कोर ऑफ अ 250/3000 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इज 1.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। इफ द ईएमएफ पर टर्न इज 8 वोल्ट डिटरमाइन सेकेंडरी टर्न्स। 250/3000 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के कोर में अधिकतम प्रवाह घनत्व 1.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है। यदि विद्युत भाग बल प्रति मोड़ 8 वोल्ट है, द्वितीयक मोड़ की गणना करें। तो ट्रांसफार्मर के टर्न रेशियो क्या होते हैं, उसका फॉर्मूला होता है N1 अपॉन में N2 इज इक्वल्स टू V1 अपॉन में V2। यहाँ पे N1 क्या है, प्राइमरी साइड की नंबर ऑफ टर्न्स है, N2 क्या है, सेकेंडरी साइड की नंबर ऑफ टर्न है, V1 क्या है, प्राइमरी साइड का वोल्टेज है, और V2 क्या है, सेकेंडरी साइड का वोल्टेज है। तो क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, हमें 250/3000 वोल्ट दे रखा है, तो प्राइमरी साइड का वोल्टेज हो जाएगा कितना, 250 वोल्ट, और सेकेंडरी साइड का वोल्टेज हो जाएगा 3000 वोल्ट। अब एक और चीज दे रखी है, ईएमएफ पर टर्न हमें 8 वोल्ट दे रखा है, दैट मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 8 है। N2 हमें फाइंड करना है, सेकेंडरी टर्न हमें फाइंड करनी है, हमें HV टर्न निकालनी है, यानी कि हाई वोल्टेज साइड की टर्न निकालनी है। तो वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 3000 डिवाइडेड बाय 8 विच इज इक्वल्स टू 375। अगर इन्होंने LV साइड का बोला होता और लो वोल्टेज साइड का बोला होता तो कितना हो जाता, 250 डिवाइडेड बाय 8 विच इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 32। तो HV साइड की टर्न के लिए पूछा था, कितनी निकली, 375, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको टर्न्स नहीं दे रखी है, इसमें ईएमएफ पर टर्न दे रखा है। सो दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज 400 प्राइमरी एंड 1000 सेकेंडरी टर्न्स। द नेट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कोर इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द प्राइमरी वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू अ 50 हर्ट्ज सप्लाई एट 520 वोल्ट, कैलकुलेट द पीक वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी इन द कोर। एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में 400 प्राथमिक और 1000 द्वितीयक टर्न होते हैं। कोर का शुद्ध अनुप्रस्थ काट क्षेत्र है। यदि प्राथमिक घुमाव 520 वोल्ट पर 50 हर्ट्ज आपूर्ति से जुड़ा हुआ है, तो कोर में प्रवाह घनत्व के चरम मान की गणना करें। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं, अभी हमने एक क्वेश्चन करा था जिसमें हमने ट्रांसफार्मर का इंड्यूस ईएमएफ पढ़ा था, वो क्या था, E इक्वल्स टू, यहाँ हम प्राइमरी साइड का ले लेते हैं, E1 इक्वल्स टू 4.44 मल्टीप्लाई में फ्लक्स मल्टीप्लाई में फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स, और E2 कितना हो जाएगा, 4.44 मल्टीप्लाई में फ्लक्स मल्टीप्लाई में फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न। क्वेश्चन में आप ध्यान से देखेंगे तो हमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों की टर्न दे रखी है, लेकिन हमें केवल प्राइमरी का वोल्टेज दे रखा है, सेकेंडरी का वोल्टेज नहीं दे रखा है। तो बेस्ट मेथड ये होगा कि हम इस क्वेश्चन को प्राइमरी साइड की नंबर ऑफ टर्न के साथ कैलकुलेट करें। अब फाई क्या होता है, यहाँ पे फ्लक्स होता है, और हमसे क्या पूछा गया है, फ्लक्स डेंसिटी पूछा गया है। तो फाई को और क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं फ्लक्स डेंसिटी मल्टीप्लाई में एरिया। तो ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, अब ये वाली इक्वेशन हो जाएगी E1 इक्वल्स टू 4.44 मल्टीप्लाई में B इंटू A मल्टीप्लाई में फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स। E1 हमें कितना दे रखा है, 520 वोल्ट दे रखा है, 4.44 फ्लक्स डेंसिटी हमें निकालनी है, एरिया हमें गिवन है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हमें मीटर स्क्वायर में करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 60 इंटू 10 की पावर -4, क्योंकि स्क्वायर है, नॉर्मल होता सेंटीमीटर को मीटर में करते तो कितना होता, 10 की पावर -2 होता, क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसलिए ये आया 10 की पावर -4। फ्रीक्वेंसी आपकी सेम रहेगी 50, और प्राइमरी टर्न्स कितने थे, 400। तो इसको आप अगर सोल्व करेंगे तो ऑलमोस्ट 0.93 के इक्वल आएगा, विच इज क्लोज टू 0.976 वेबर पर मीटर स्क्वायर। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, द कोर ऑफ 3 फेज 50 हर्ट्ज 11,000/350 वोल्ट डेल्टा स्टार 300 kVA कोर टाइप ट्रांसफार्मर ऑपरेट विद अ फ्लक्स ऑफ 0.05 वेबर। फाइंड ईएमएफ पर टर्न। 3 फेज 50 हर्ट्ज 11,000/350 वोल्ट डेल्टा स्टार 300 kVA कोर टाइप ट्रांसफार्मर का कोर 0.05 वेबर फ्लक्स के साथ संचालित होता है। प्रति मोड़ विद्युत वाहक बल की गणना करें। A 1.11 वोल्ट, B 20 वोल्ट, C 4.44 वोल्ट एंड D 11.1 वोल्ट। तो फिर से हम ट्रांसफार्मर के इंड्यूस ईएमएफ की इक्वेशन लिखेंगे, वो कितनी हो जाएगी, E इक्वल्स टू 4.44 मल्टीप्लाई में फ्लक्स मल्टीप्लाई में फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ टर्न। तो यहाँ पे हमें फ्लक्स कितना दे रखा है, 0.05 वेबर दे रखा है, फ्रीक्वेंसी हमें 50 हर्ट्ज दे रखी है, तो ये हो जाएगा 4.44 मल्टीप्लाई में 0.05 मल्टीप्लाई में 50 मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ टर्न्स। अब हमें ईएमएफ पर टर्न निकालना है। अभी हमने ईएमएफ पर टर्न निकाला था, वो कैसे निकाला था, हमने दोनों साइड को नंबर ऑफ टर्न से डिवाइड कर दिया था, इस साइड को भी और इस साइड को भी। अभी भी हम सेम ही चीज करेंगे, हम यहाँ पे दोनों साइड को नंबर ऑफ टर्न से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4.44 मल्टीप्लाई में 0.05 मल्टीप्लाई में 50 मल्टीप्लाई में n अपॉन में n। तो इस n से ये n कट जाएगा, तो ये बचेगा सिंपल। तो ईएमएफ पर टर्न कितना हो जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 11.11 वोल्ट। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 61
क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा एक एकीकृत उपकरण है? ए वोल्ट मीटर, बी एमीटर, सी वॉट मीटर एंड डी एम्पेयर मीटर। दोस्तों 3 तरीके के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। एक होता है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, दूसरा होता है रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट और तीसरा होता है इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का काम है ये करंट वैल्यू को डिस्प्ले करता है। करंट वैल्यू का मतलब यहाँ पे करंट और वोल्टेज से नहीं है, इसको आप ये करंट और वोल्टेज मत समझना। ऑब्वियस है ये करंट और वोल्टेज को मेजर करता है, लेकिन ये कौन सी वैल्यू को मेजर करता है? ये तत्कालीन वैल्यू को मेजर करता है। जो चीज हम मेजर कर रहे हैं उसका जो मेजरमेंट आएगा उसको ये तुरंत दिखा देगा। जिस मोमेंट में हम जिस चीज को मेजर करते हैं उसकी वैल्यू इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट दर्शाता है। इसके एग्जांपल है एमीटर, वोल्ट मीटर, वॉट मीटर। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट का काम क्या है? ये किसी भी मेजरमेंट को या किसी भी वेरिएशन को कंटिन्यूअसली रिकॉर्ड करते हुए चलते हैं। ये इंडिकेट भी करते हैं और उसका सैंपल साइज भी लेते हैं या रिकॉर्ड करते हैं। और ये रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं? यहाँ तो ये रिकॉर्डिंग करेंगे चार्ट पर या ये रिकॉर्डिंग करेंगे डायल पर। इसके एग्जांपल है पोटेंशियोमेट्रिक रिकॉर्डर जो टेम्परेचर रिकॉर्ड करता है, स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर जो अलग अलग चीजों को रिकॉर्ड करता है, हम भूकंप को भी रिकॉर्ड करते हैं, ऑसिलोस्कोप भी इसका एक एग्जांपल है। नेक्स्ट आता है इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट का मेन काम क्या है? ये मेजर करता है कि हमने कितनी एनर्जी को यूज करा ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि हमने एक निश्चित समय के अंतराल में कितनी एनर्जी को या कितनी ऊर्जा की खपत करी। जैसे कि और इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो आपकी केवल करंट वैल्यू को दर्शाते हैं कि अभी आपने तत्कालीन में कितनी वैल्यू को यूज करा। लेकिन इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या करते हैं? इनके पास हर एक पॉइंट का डेटा होता है, आपने कितने समय पे कितनी ऊर्जा को खर्च करा। उस ऊर्जा को आप 1 घंटे में भी निकाल सकते हैं अगर आपको निकालना है। उस ऊर्जा को आप 1 मिनट के लिए भी निकाल सकते हैं कि आपने 1 मिनट में कितनी ऊर्जा की खपत करी। उसको आप 1 मंथ में भी निकाल सकते हैं, 1 ईयर में भी निकाल सकते हैं। तो हम डिफरेंट टाइम के लिए, डिफरेंट टाइम रेंज के लिए हम ये देख सकते हैं कि हम अपनी कितनी ऊर्जा की खपत कर रहे हैं। इसके एग्जाम्पल है एम्पेयर आवर मीटर, एनर्जी मीटर, किलोवाट एम्पेयर आवर मीटर। और जो हमारे घर में लगा रहता है एनर्जी मीटर, उसका एक ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। वो कौन सा डिवाइस है? वो एक इंटीग्रेटिंग डिवाइस है कि हम कितनी इलेक्ट्रिकल कंजप्शन कर रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। 1 महीने में बिजली वाला आता है मीटर रीडिंग वाला, वो 1 मंथ की पूरी यूटिलाइजेशन निकालता है आपके होम की कि आपने कितनी बिजली को खपत करा। तो अभी क्वेश्चन में हमसे इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछा गया था। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? एम्पेयर आवर मीटर है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट द टॉर्क ऑपोजिंग द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज नोन एज। मापक कण में टॉर्क के विक्षेपक के विपरीत होने को क्या कहा जाता है? ए कंट्रोलिंग टॉर्क, बी डैम्पिंग टॉर्क, सी ऑपरेटिंग टॉर्क एंड डी एडिंग टॉर्क। दोस्तों एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में 3 तरीके के टॉर्क अप्लाई होते हैं। एक होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, एक होता है कंट्रोलिंग टॉर्क और तीसरा होता है डैम्पिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या करता है? जो हमारा पॉइंटर 0 पोजीशन पे होता है उसको ये 0 पोजीशन से मूव करता है। और जितनी हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, जैसे हम करंट फ्लो को मेजर कर रहे हैं, एमीटर में वोल्टेज को मेजर कर रहे हैं, वोल्ट मीटर में जितनी इसमें एनर्जी गई उस हिसाब से ये टॉर्क प्रोड्यूस होता है। अब कंट्रोलिंग टॉर्क क्या करता है? कंट्रोलिंग टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के अपोजिशन में लगता है ताकि पॉइंटर स्टेबल पोजीशन पे रहे। अब ऐसा तो होगा नहीं कि हमने थोड़ी सी एनर्जी मेजर करी है वोल्ट मीटर की, लेकिन क्योंकि केवल डिफ्लेक्टिंग टॉर्क अवेलेबल था तो जो पॉइंटर है वो एंड पोजीशन पे पहुंच गया, यानी कि अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे पहुंच गया। तो हम इस तरीके से कुछ भी मेजर नहीं कर पाएंगे। हमें कंट्रोलिंग टॉर्क की जरूरत है कि जितनी एनर्जी कंज्यूम हुई केवल हम उतनी एनर्जी को मेजर करें। तो कंट्रोलिंग टॉर्क क्या करता है? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के अपोजिशन में लगता है और पॉइंटर को स्टेबल रखता है। इसमें हम अलग अलग मैकेनिज्म यूज करते हैं। एक बहुत कॉमन मैकेनिज्म है कंट्रोलिंग टॉर्क का, वो क्या है? स्पिन मैकेनिज्म। और जब हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को रिमूव कर देते हैं तब क्या होता है? पॉइंटर अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है, यानी कि 0 पोजीशन पे आ जाता है। लास्ट है डैम्पिंग टॉर्क। अब डैम्पिंग टॉर्क क्या करता है? एक फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस करता है जो पॉइंटर के मूवमेंट को अपोज करता है। अब पॉइंटर का मूवमेंट को अपोज किस तरीके से करता है थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगा, पॉइंटर को मूव करा 0 पोजीशन से। फिर कंट्रोलिंग टॉर्क लगा जो अपोजिट लगता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के, ताकि आपकी नीडल स्टेबल रहे। अब कभी कभी ऐसा होता है जब दोनों तरह के फोर्स लगते हैं तो पॉइंटर क्या है? अपनी पोजीशन पे थोड़ा आगे पीछे हिलता रहता है, जिसे डोलन बोलते हैं, ऑसिलेशन बोलते हैं। उस ऑसिलेशन को खत्म करने के लिए हमें डैम्पिंग टॉर्क की जरूरत होती है। अगर हम बहुत ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग लेनी है तो हमें डैम्पिंग टॉर्क का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि डैम्पिंग टॉर्क क्या करता है? पॉइंट के वेरिएशन को भी कंट्रोल करने में मदद करता है ताकि पॉइंटर अपनी फाइनल पोजीशन पे स्टेबली रह सके। डैम्पिंग को भी हम अलग अलग तरीके से अचीव कर सकते हैं, जैसे एयर रेजिस्टेंस डैम्पिंग हो गई, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग हो गई, फ्लूइड फील्ड चैम्बर हो गए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैकेनिज्म हो गए, डैम्पिंग हो गई। इन तरीकों से हम डैम्पिंग टॉर्क को यूज कर सकते हैं। तो अभी क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के अपोजिशन में कौन सा टॉर्क लगता है? वो लगता है हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है विच ऑफ द वोल्टमीटर एमीटर इज नॉट यूज्ड फॉर एन एसी सिस्टम। एक प्रतिवर्ती धारा एसी सिस्टम में किस वोल्टमीटर एमीटर का उपयोग नहीं किया जाता है? ए मूविंग आयरन टाइप, बी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप, सी हॉट वायर टाइप एंड डी शेडेड पोल टाइप। इस चार्ट को याद कर लेना, चार्ट से आपके कई सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि इंस्ट्रूमेंट है PMMC, परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग
मूविंग कॉइल। ये किस इफेक्ट पे काम करता है? ये इलेक्ट्रोडायनेमिक इफेक्ट पे काम करता है और ये केवल डीसी में काम करता है। इसके एग्जांपल है एमीटर और वोल्टमीटर। मूविंग आयरन टाइप किस प्रिंसिपल पे काम करता है? ये मैग्नेटिक इफेक्ट के प्रिंसिपल पे काम करता है। ये बोथ एसी और डीसी पे काम करता है। इसके एग्जांपल है एमीटर और वोल्टमीटर। नेक्स्ट है ईएमएमसी यानी कि डायनोमीटर। ये इलेक्ट्रोडायनेमिक इफेक्ट पे काम करता है। ये बोथ डीसी और एसी पे काम कर सकता है। इसके एग्जांपल है एमीटर, वोल्टमीटर और वाटमीटर। फोर्थ वन है इंडक्शन टाइप। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। ये केवल एसी पे काम करता है और इसके एग्जांपल है एमीटर, वोल्टमीटर, वाटमीटर और एनर्जी मीटर। नेक्स्ट है हॉट वायर। ये थर्मल इफेक्ट पे काम करता है। ये बोथ एसी एंड डीसी पे वर्क करता है। एग्जांपल है एमीटर, वोल्टमीटर। इलेक्ट्रोलाइट मीटर केमिकल इफेक्ट पे काम करता है। ये केवल डीसी पे काम करता है। इसके एग्जांपल है एम्पेयर आवर मीटर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक मीटर। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट पे काम करता है। ये डीसी और एसी पे काम करता है। इसके एग्जांपल है वोल्ट मीटर। सो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट एसी सिस्टम पे काम नहीं करता है। ये केवल डीसी सिस्टम पे काम करता है, यानी कि ये केवल डीसी क्वांटिटी को मेजर करता है। इसके अंदर एक परमानेंट मैग्नेट होती है और जब करंट एक कॉइल से बहता है तो एक टॉर्क जनरेट होता है। अब डीसी में जो करंट फ्लो करता है वो एक कांस्टेंट डायरेक्शन में फ्लो करता है। एसी का जो करंट होता है वो अल्टरनेटिंग करंट होता है। तो जब करंट अल्टरनेटिंग होगा तो यूनिडायरेक्शनल टॉर्क तो नहीं लगेगा, डायरेक्शन हमेशा चेंज होती रहेगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो पॉजिटिव हाफ साइकिल में यानी कि इस साइकिल में जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा वो पॉजिटिव होगा और इस साइकिल में जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा वो नेगेटिव होगा। और जब पॉजिटिव और नेगेटिव टॉर्क लगेंगे तो टोटल टॉर्क कितना हो जाएगा, वो आपका 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब हम पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में एसी का यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो रिजल्टेंट टॉर्क होता है वो 0 हो जाता है इस केस में। सो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ एरर विद एसी वर्क ओनली। निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि स्रोत केवल प्रतिवर्ती धारा कार्यों के साथ होती है? ए हिस्टैरिसीस, बी स्ट्रे फील्ड, सी चेंज इन इंपीडेंस ऑफ द कॉइल एंड डी बोथ चेंज इन इंपीडेंस ऑफ द कॉइल एंड चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द एडी करंट। दोस्तों दो तरीके के एरर केवल एसी सिस्टम में होते हैं। एक होता है इंपीडेंस एरर और दूसरा होता है एडी करंट। ये ज्यादातर केवल एसी सिस्टम में पाए जाते हैं, डीसी सिस्टम में ये ज्यादातर नहीं पाए जाते हैं। हिस्टैरिसीस किसकी प्रॉपर्टी है? ये एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी है और हिस्टैरिसीस बोथ एसी और डीसी दोनों इंस्ट्रूमेंट में हो सकते हैं। स्ट्रे फील्ड क्या होता है? ये अनवांटेड मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होते हैं उसकी वजह से स्ट्रे फील्ड लॉसेस होते हैं और ये बहुत एसी और डीसी मेजरमेंट को खराब कर सकते हैं। अब इंपीडेंस केवल एसी सिस्टम में होता है, डीसी सिस्टम में नहीं होता है। इंपीडेंस के अंदर क्या आ जाता है? इंडक्टेंस आ जाता है, कैपेसिटेंस आ जाता है, जो केवल एसी सिस्टम में पाए जाते हैं, डीसी सिस्टम में नहीं पाए जाते हैं। और हायर फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है? 2πfl होता है, यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ेगा। अब एडी करंट क्या है? सर्कुलेटिंग करंट होते हैं, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, जो एक कंडक्टर के अंदर पाए जाते हैं। और ये कब होते हैं? जब कंडक्टर के अंदर करंट इंड्यूस होता है, उसकी वजह से सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करता है और ये सर्कुलेटिंग करंट क्या करता है? हीट प्रोड्यूस करता है, अनवांटेड हीट। और क्योंकि एसी सिस्टम में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कंटिन्यूअसली चेंज होता है, इसकी वजह से क्या होता है? जो कंडक्टर होता है वो अपना खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देता है, अनवांटेड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देता है, जिसे हम सर्कुलेटिंग करंट बोलते हैं, जिसकी वजह से काफी हैवी मात्रा में एनर्जी लॉसेस होते हैं। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ चेंज इन इंपीडेंस ऑफ द कॉइल एंड चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द एडी करंट। क्वेश्चन नंबर 65 है द फ्रेम ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज मेड ऑफ। प्रेरण मोटर का फ्रेम किससे बना होता है? ए कॉपर, बी एल्यूमिनियम, सी ग्रेन अलॉय कास्ट आयरन एंड डी सिलिकॉन स्टील। दोस्तों इंडक्शन मोटर का जो फ्रेम बना होता है वो ग्रेन कास्ट आयरन का बना होता है। इसके कई सारे एडवांटेज होते हैं। एक तो इसकी स्ट्रेंथ काफी अच्छी होती है और ये काफी कठोर भी होता है। इसका मतलब जो ग्रेन कास्ट आयरन है उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी काफी अच्छी होती है। ग्रेन कास्ट आयरन की जो कॉस्ट होती है वो रिलायबल होती है, लो कॉस्ट होती है। ये इसकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी भी या चुंबकीय पारगम्यता भी काफी अच्छी होती है। सिलिकॉन स्टील से थोड़ी कम होती है, लेकिन इसके अंदर इतनी सफिशिएंट परमेबिलिटी होती है जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है वो इजीली पास कर सके। और कास्ट आयरन में क्या होता है? करंट रिजेक्शन ज्यादा होता है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होता है और जब करंट रिजेक्शन ज्यादा होगा तो एडी करंट जो फ्लो करता है वो कम फ्लो करेगा। और जो शाफ्ट होता है इंडक्शन मोटर का वो किससे बना होता है? वो मिल्ड स्टील से बना होता है या कार्बन स्टील से बना होता है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेन अलॉय कास्ट आयरन। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।